मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKMP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स की। उसके हमने 3-4 क्वेश्चन या फिर 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे। उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर हमने 3rd तक कंप्लीट कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 दोनों क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब थ्योरी पूछी गई है उनमें कि ऐसा होगा तो क्या, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब चीजें पूछी गई है। पहला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसमें ऐसा पूछा गया है कि जो अर्थ है और जो मून है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा है कि अर्थ जो है, मून जो है, सन है, सभी के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये पूछा गया है, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून? जो अर्थ है वो किसको अट्रैक्ट कर रही है? मून को। ठीक है, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है मून को एक फोर्स से, उसको मैं मान लेता हूं F1। ठीक है, अर्थ किसको अट्रैक्ट कर रही है? मून को। तो जो फोर्स होगा, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर, स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विद व्हिच द मून अट्रैक्ट द अर्थ? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल समझ लेना आप। ठीक है, यहां पर दो चीजें हो रही है। क्या हो रहा है? एक तो जो अर्थ है वो अट्रैक्ट कर रही है किसको? मून को। और दूसरा, मून अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है उसको मैंने F1 माना और जो मून अट्रैक्ट कर रहा है उसको मैंने क्या माना? F2। लेकिन यदि आप देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स यदि हमें निकालना है तो वो क्या होता है? G M, कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। मतलब यदि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए तो हमें क्या चाहिए? दो बॉडी। सबसे पहले तो दो बॉडी चाहिए और दोनों के क्या चाहिए? मास। तब हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों क्या है? एक ही। क्योंकि ग्रेविटी तो दोनों जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का तो क्या निकलेगा? सेम। क्योंकि दोनों का मास चाहिए हमें, दोनों के बीच में दूरी चाहिए, तो ये दोनों का मास हो जाएगा, इनके बीच की दूरी हो जाएगी। मतलब जो F1 है F2 है वो किसके बराबर? F1 और F2 दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। मतलब जो अर्थ अट्रैक्ट करेगी मून को और जो मून अट्रैक्ट करेगा अर्थ को, दोनों फोर्स क्या रहेंगे? बराबर। लेकिन इनका डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट। मतलब एक का डायरेक्शन इधर है तो दूसरे का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है कि दोनों फोर्स तो बराबर है लेकिन दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर है तो दूसरा इधर है। ठीक, सिंपल, आ गया होगा समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये 4 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना चाह रहा है? इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? ऐसा बोलना चाह रहा है। फिर से वही एग्जांपल ले लिया इन्होंने कि ये अर्थ है और ये मून है। अब इन्होंने एक ही कंडीशन ली है। वो क्या कंडीशन ली है? कि मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। मून जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है किसको? अर्थ को। ठीक है, ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, हम बोलता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वो अट्रैक्शन फोर्स है। मतलब जो मून है वो अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को। तो ये अर्थ इसके अंदर क्यों नहीं चली जाती? मतलब मून के पास क्यों नहीं चली जाती? ऐसा पूछना चाह रहा है वो। Why does the earth does not move towards the moon? ये मून की तरफ क्यों नहीं जा रही? ऐसा पूछना चाह रहा है। अब आप बताइए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम सबसे पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर कहीं पर मान लो सन होगा, यहाँ पर दूसरा प्लेनेट होगा, फिर यहाँ पर तीसरा प्लेनेट होगा, ऐसे बहुत सारे प्लेनेट है। ठीक है, इस टाइप से। और मून है, मून के बाद भी बहुत सारे प्लेनेट है इधर, अर्थ के बाद भी ऐसे जो सन के अक्रॉस मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये अर्थ मून के पास क्यों नहीं जाता? क्योंकि अर्थ को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? सन अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ को क्या मरकरी अट्रैक्ट करता है? अर्थ को क्या अट्रैक्ट करता है? वेनस अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इधर क्या है? मार्स है, तो वो भी अर्थ को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बना हुआ है? बैलेंस। सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या बना हुआ है? बैलेंस। इसलिए जो अर्थ है वो मून के पास नहीं जाती है, वो उसी की पोजीशन पर रहती है।
या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो सारे प्लेनेट है वो उसी की पोजीशन पर रहते हैं और कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सबने एक क्या बना रखा है, बैलेंस फोर्स बना रखा हुआ है। ठीक है, इतना आ गया सभी को समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 इसके सब क्वेश्चन है। पहला मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके 3 पार्ट दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर फोर्स लिखा है, फोर्स मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो व्हाट हैपेंड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट क्या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या कंडीशन होगी। तो इनने 3 केस दिए हैं कि ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे, वैसा होगा तब क्या करेंगे। तो पहले केस में क्या दिया है, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट है। पहले की कंडीशन इन्होंने बताई कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मास m है और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका भी मास m है और दोनों के बीच में दूरी कितनी है d। तो हमने फोर्स निकाला, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, g m into m, मतलब पहले ऑब्जेक्ट का मास इनटू दूसरे ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है कि द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, कोई एक ऑब्जेक्ट का मास हम क्या कर दे, डबल कर दे, तो क्या होगा। तो मान लो पहले ऑब्जेक्ट का मास तो मैं m मान लेता हूँ, ठीक है, दूरी सेम, क्योंकि दूरी में उन्होंने कोई चेंज करने के लिए नहीं बोला, और दूसरे का मास में कर देता हूँ 2f। ठीक है, तो अब यदि मैं फोर्स निकालूं F1, तो वो क्या हो जाएगा, g, इसका मास तो m, फिर मल्टीप्लाई में इसका मास तो 2m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, क्योंकि d तो क्या है, सेम। उन्होंने बोला है कि बस मास डबल कर देना, कितने का, एक ऑब्जेक्ट का, वन ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो एक का मास हमने डबल कर दिया। अब देखिए मास डबल किया तो मैं लिख सकता हूँ F1 इक्वल टू g m m into 2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो तो ये जो फोर्स है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है F के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ F1 इक्वल टू 2F, मतलब यदि हमने मास एक ऑब्जेक्ट का डबल कर दिया, कोई एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दे, तो जो फोर्स है हमारा वो भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, मास डबल किया तो जो हमारा फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हम सिंपल लिख देंगे, इफ वी इंक्रीज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय ट्वाइस, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज आल्सो ट्वाइस, मतलब जो फोर्स है वो भी ट्वाइस हो जाएगा यदि हमने मास एक ऑब्जेक्ट का बढ़ा दिया तो। ठीक, ये पहली कंडीशन हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन पर आते हैं, तो पहले मैं रफ कर लेता हूं इसको। अब क्या बोला गया है सेकंड पॉइंट में उन्होंने कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में पहले डिस्टेंस कितनी थी, d थी। अब यदि उसको हम डबल कर दें या फिर हम इसको ट्रिपल कर दें, 3 गुना कर दें, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, किस पर, ग्रेविटेशनल फोर्स पर, तो वो हमें निकालना है। तो हम देख लेते हैं सिंपल, मास तो हमें m है, इसका भी हम मास m ले लेंगे और डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2d, डबल कर दी पहले हमने, तो हम मान लेते हैं फोर्स F1 बराबर क्या होगा, g m m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। तो d कितना हो गया, 2d, डबल हो गया तो d का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो g कैपिटल है, स्मॉल m डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ F1 इक्वल टू, अब इतने पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, f लिख सकता हूँ, तो f डिवाइडेड बाय 4, मतलब जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि हम दूरी बढ़ा दें, डिस्टेंस बढ़ा दें दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स पहले था d दूरी पर था, उससे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अब वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि पहले जितना भी था, पहले f था, अब f में हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, किससे, 4 से, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, कम। कितने गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला गया है कि यदि हम डिस्टेंस को कितना कर दें, ट्रिपल, तो पहले 2d करा था, अब डिस्टेंस को हम कितना कर दें, 3d, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कितना कर दें हम, 3d। ठीक है, सिंपल अब भी हम निकाल लेंगे, F1 इक्वल टू g m m डिवाइडेड बाय 3d का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं g m into m डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 और d स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ F1 इक्वल टू f डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये इतना बुरा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं f लिख सकता हूँ। ठीक,
तो यहां से मैं बोल दूंगा कि यदि मैं डिस्टेंस को क्या करता हूं, डबल करता हूं। कितना किया मैंने, डबल डिस्टेंस को, तो फोर्स कितना कम हो गया, 4 टाइम कम हो गया। 4 से भाग दे रहे हैं, देखिए गुणा करेंगे तो उतने गुना बढ़ जाएगा और डिवाइड करेंगे तो उतना गुना कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 4 टाइम जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम। और यदि हम डिस्टेंस को ट्रिपल कर दे तो जो फोर्स है वो कितने टाइम कम हो जाएगा, 9 टाइम कम हो जाएगा। कितने टाइम, 9 टाइम कम हो जाएगा। ठीक, आ गया होगा सभी को समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा और लास्ट पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट है थर्ड वाला पॉइंट, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उनका दोनों का मास हम क्या करते हैं, डबल। पहले क्या था, मास m, यहाँ पर भी m था, लेकिन हम मास डबल करते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा, 2m, और जो दूरी है वो सेम रहेगी, डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसके बारे में कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि मास डबल कर दो। तो इसका भी मास क्या करते हैं हम, 2m। अब देखिए यदि हमें फोर्स निकालना है F1, तो हम क्या लिख लेंगे, G 2m इनटू इसका मास 2m, इसका मास भी 2m इनटू 2m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, d है। F हम लिख सकते हैं F1 बराबर G m m इनटू 2 इनटू 2 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं F1 बराबर क्या, s को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, f से, तो मैं f लिख दूंगा इनटू 4। मतलब जो फोर्स है, अब देखिए जहां डिवाइड में हो वहां पर बोल दो आपकी फोर्स उतने से कम हो रहा है, यदि मल्टीप्लाई में हो तो आप बोल देना कि उतने से फोर्स क्या है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कितना फोर्स बढ़ जाएगा, 4 गुना जो है 4 टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्योंकि मान लो F बराबर यहाँ पर, मान लो F बराबर यहाँ पर कितना आएगा, 40 न्यूटन। ठीक है, फोर्स न्यूटन में, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा, 160 न्यूटन। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। ठीक, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें थ्योरी नहीं है, इसमें क्या है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। तो हम यहाँ से दो चीजें समझते हैं, क्या समझते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस d का स्क्वायर। मतलब यदि हम मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, और यदि हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम। मैंने बताया इनवर्सली का मतलब क्या, उल्टा। तो यदि डिस्टेंस बढ़ी तो फोर्स क्या होगा, कम, और मास बढ़ा डायरेक्टली का मतलब क्या, सीधा। तो यहाँ पर फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, या फिर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ से हमने सीखे। ठीक, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो हमारा थ्योरी का क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है, क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल टू G m कैपिटल M इनटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। यही पढ़ा है हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये कहां पर एप्लीकेबल है, ये आपको बताना है। तो ये क्यों जरूरी है, या फिर इससे क्या चीजें हो रही है वो आपको बताना है। तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें दिखता है तो हमारे सोलर सिस्टम में। कैसे कि ये सन है, उसके बाद क्या है, मरकरी है, फिर क्या है, वेनस है, फिर क्या है, अर्थ है, फिर क्या है, मार्स है। ऐसे हमारे प्लेनेट है सारे, और वो किसके ऊपर, किसके अराउंड मूव कर रहे हैं, इस सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। क्या होगा, ये सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है, मतलब यदि ग्रेविटेशनल फोर्स यदि यहाँ पर नहीं होता तो क्या होता कि जो मार्स है वो अपना कहीं पर भी जाता रहता। ठीक है, ऐसा ही वेनस भी कहीं पर भी जाता रहता, अर्थ भी कहीं पर भी जाता ही रहती। क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सभी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इससे क्या बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है। तो कोई भी प्लेनेट इस सोलर सिस्टम से अलग नहीं हो सकता है। नहीं तो क्या होता, मान लो अभी अर्थ यहाँ पर है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो उसका मन होता था यहाँ आ जाती। ठीक है, कहीं पर भी मतलब मूव कर कहीं भी जा सकती थी, कहीं दूसरे सोलर सिस्टम में जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और वो उसने क्या बना रखा है, बैलेंस। वो क्या है, बैलेंस्ड है, पूरा जो फोर्स है वो क्या है, बैलेंस्ड है। इसलिए प्लेनेट को उसकी जो सर्कुलर पाथ है या फिर इलिप्टिकल जो पाथ है उससे मूव होने नहीं देता है। ठीक है, इसका ये इंपॉर्टेंस हम ऐसा बोल सकते हैं।
जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है वो ये सबसे ज्यादा जरूरी जो इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि यदि ये अर्थ कहीं पर भी मूव करती तो मान लो ये सन के बहुत पास आ जाती तो हमें बहुत तेज गर्मी लगने लगती, तो फिर यहाँ पर जो लिविंग थिंग है उसका रहना पॉसिबल नहीं था। या फिर ये अर्थ बहुत दूर हो जाती सन से तो वहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड होता, तो वहां पर भी हम सरवाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए ये सब चीजें होने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये दोनों मैंने साथ में लिख रखे हैं क्योंकि दोनों में एक ही चीज पूछी गई है। पहला बोला गया है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। जो फ्री फॉल है उसका आपको एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, और दूसरा आपको क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। एक अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, सिंपल यही चीजें पूछी गई है आपसे, अब बताइए आप इसको क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमने डिराइव किया था। क्या डिराइव किया था, यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी, वो क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी हमने पढ़ी थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि देखिए जो अर्थ है ये ऑब्जेक्ट है, इसका मान हम मान लेते हैं स्मॉल है, और जो अर्थ है उसका मास मान लेते हैं कैपिटल है। और क्या है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अर्थ पर ही, मतलब अर्थ के पास ही है, मतलब ये कोई अर्थ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या है, इसकी जो अर्थ की रेडियस है उसको ही हम क्या मान लेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो सिंपल सा कहना चाहे हम तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, ग्रेविटी में है। किसकी ग्रेविटी में है, अर्थ की ग्रेविटी में। और यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि फ्री फॉल जो एक्सेलरेशन होता है उसको आप क्या बोलते हैं, जो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। दोनों चीजें। ऐसा क्या होता है, क्योंकि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ की तरफ आ रहा है, तब यहाँ पर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कुछ होगी। अब क्या है, अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी तो क्या है कि अर्थ इसको और ज्यादा फोर्स से क्या करेगी, खींचेगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मतलब यहाँ पर u वेलोसिटी थी तो यहाँ पर क्या हो गई v, मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम टाइम के साथ ही होगी। मान लो यहाँ पर टाइम t था तो यहाँ पर t1 टाइम हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कुछ टाइम लगेगा। तो टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और टाइम के साथ यदि वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने कहीं ऊपर गए और वहां से आपने छोड़ दिया। जैसे मैं ये पेन लूं और मैं इसको यहाँ से ऐसे छोड़ दूं, ऐसे, तो ये क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, ऐसे मैं इसको छोड़ दूं तो ये क्या है, फ्री फॉल है। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब यहाँ पर कुछ वेलोसिटी थी, फिर वेलोसिटी एकदम से बढ़ गई, तो चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। ठीक है, और कभी कभी इस ग्रेविटी को हम बोल देते हैं कि अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको भी हम बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, अर्थ की ग्रेविटी लग रही है यहाँ पर। जैसे कहीं पर भी आप जाओगे तो हम बोलते हैं अर्थ की ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अलग है। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ अलग तरीके से, मतलब इसका मास ज्यादा है तो ये ज्यादा अट्रैक्ट फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। लेकिन मून को हम देखें तो मून का मास कम है, तो वहां पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो मून उसको क्या करेगा, उतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करेगा जितने से अर्थ करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता है वो भी ग्रेविटी होता है, और अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको भी हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक, किसके बीच में, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, और किसी के बीच में नहीं बोल रहा है, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है तो उसको ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, अमित बाय few grams of gold at the pole as per the instruction of one of his friends, he hand over the same when he meets at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold brought? If not, why?
अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर देन एट द पोल देन एट द इक्वेटर, ऐसा बोला होगा। तो क्वेश्चन यदि आपने अर्थ के बारे में एनालिसिस किया है, यदि अर्थ को आपने पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा कि जो अर्थ का शेप है वो कैसा है, इलिप्टिकल, इस टाइप का शेप है। मतलब क्या है कि यदि हम सेंटर से देखें तो ये वाले डिस्टेंस है सेंटर से पोल, यहाँ पर क्या होता है पोल, ठीक है, ये अर्थ का पोल है, नॉर्थ पोल इधर और इस साइड क्या है साउथ पोल, और ये क्या है इक्वेटर, यहाँ पर जो है वो क्या रहता है इक्वेटर, ये हमारी रहती है इक्वेटर, ठीक। अब क्या हुआ, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, ऐसा लास्ट वाली पहले चीज बता देता हूं, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर देन एट द पोल, मतलब जो जी होगा वो ग्रेटर होगा कहां पर, पोल पर, ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। अब मैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा देता हूं। यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि कोई एक अमित है, उसने यहाँ पर जाकर क्या खरीदा, गोल्ड खरीदा, ठीक है, कुछ गोल्ड खरीद लिया, मान लो उसने 40 या फिर हम इतना तो नहीं मानते 4 केजी गोल्ड खरीदा। कितना खरीदा, 4 केजी गोल्ड उसने यहाँ से खरीद लिया, और यहाँ से खरीदने के बाद वो कहाँ, यहाँ पर आया इक्वेटर पर, ठीक है, और उसने क्या बोला कि यहाँ पर जो है उसके दोस्त को उसने गोल्ड दिया कि लो अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कैसे देगा, वेट करके, ठीक है, यहाँ पर 4 केजी था, यहाँ पर आएगा, फिर वेट करेगा और फिर उसके बाद में गोल्ड देगा। तो अब उसका जो फ्रेंड है वो लेगा या नहीं लेगा, यदि ग्रेविटी जो है पोल पर ज्यादा है और इक्वेटर पर क्या है, कम है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो ऐसा आपको बताना है कि वो एग्री होगा या नहीं होगा। तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ये जो 4 केजी है ये हमने लिख रखा है केजी में, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, वेट है, ये क्या है वेट, और वेट क्या होता है, फोर्स, ठीक है, ये लिखते हैं ना हम कि वेट बराबर हम क्या लिखते हैं, एम जी। अब वो बोल रहा है कि जो पोल पर ग्रेविटी है वो क्या है, ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, G इक्वल टू कैपिटल G m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, ये हमने प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या शो करता है कि जो ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, अंडाकार शेप में है, ठीक है, मतलब ये जो है इस साइड से लेंथ है, यहाँ से आपको थोड़ी लंबी दिखाई देगी, ऐसे और थोड़ा मैं बना देता हूँ, ऐसे आपको दिखाई देगी, ठीक है, लेंथ इसकी यहाँ से ज्यादा है। अब यहाँ पर लेंथ जाता है तो ग्रेविटी कम है, और यहाँ पर क्या है, ये लेंथ कम है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, कम है, तो यहाँ पर जो है d कम रहेगा तो g ज्यादा आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इसने यहाँ पर 4 केजी वेट किया है, तो यहाँ तो ग्रेविटी क्या थी, ज्यादा थी, लेकिन ये जो ग्रेविटी है ये इक्वेटर पर क्या हो गई, कम हो गई, इक्वेटर पर क्या हो गई, कम हो गई, ठीक। अब कम हो गई यहाँ पर, तो इसका वेट क्या होगा, क्या होगा, वेट इसका बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, कि देखिए 40 इक्वल टू मैंने यहां पर लिखा m इंटू जी, जी क्या लिखा, ग्रेविटी एट पोल, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से मैं मास निकालूंगा, m बराबर क्या निकालूंगा, 40 डिवाइडेड बाय g, ग्रेविटी एट पोल। अब मैंने क्या किया, ये कहां की बात है, पोल की। अब मैं कहां पर आ जाता हूं, इक्वेटर पर। इक्वेटर पर क्या होगा, वेट इक्वल टू m इंटू ग्रेविटी एट इक्वेटर, ई से डिनोट कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर क्या है, वेट तो मुझे निकालना है कि वेट कितना होगा, तो वेट में लिख दूंगा 40 डिवाइडेड बाय जीपी इंटू जीई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इक्वेटर पर ग्रेविटी क्या है, कम, यहाँ पर क्या बता रहा है वो कम है, और यहाँ पर पोल पर क्या है, ज्यादा। तो मतलब यदि आप इसको इससे भाग दोगे, W इक्वल टू 40 इंटू जीई डिवाइडेड बाय जीपी, अब ये बताओ इसकी वैल्यू कम आएगी या फिर ज्यादा, ये आपको सोचकर बताना है। अब यदि इसकी वैल्यू कम आई तो मतलब ये क्या होगा, कम हो जाएगा, और यदि इसकी वैल्यू ज्यादा आई तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो आप ये सोचो सिंपली कि इक्वेटर पर क्या है, ग्रेविटी कम है, मतलब ऊपर की संख्या कम होगी और नीचे की संख्या क्या होगी, ज्यादा। मान लो ऊपर 1 है तो नीचे क्या होगा, 2। अब इसको भाग दोगे तो ये कम ही आएगा, सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ पर उसका वेट क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पर कितना दिखा रहा था वो 4 kg, लेकिन यहाँ पर उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
अब वेट कम हो जाएगा तो वो यहाँ पर खरीदेगा नहीं उसको, क्योंकि यहाँ पर तो वो 4 kg था लेकिन वेट यहाँ पर कम हो गया। ठीक, समझ में? सिंपल ये समझना है आपको। क्या समझना है कि यदि वो पोल से इक्वेटर की तरफ आता है तो उसका जो जी की वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए वो नहीं खरीदेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर मैंने 4 kg लिया था, तो यहाँ पर ये वेट है, ये 4 kg होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर मास क्यों निकाला, मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने 4 kg, ये तो 4 kg क्या है, वेट है, तो वेट बराबर मैंने लिख दिया mgp, मतलब ग्रेविटी एट पोल। अब यहाँ पर m आप देखोगे तो मैंने m क्यों निकाला है, क्योंकि मास हर जगह क्या रहता है, सेम। मैंने आपको बताया था कि वेट चेंज होता है लेकिन मास चेंज नहीं होता, तो मास मैंने निकाल लिया यहाँ से। अब मास मेरा आया 4 डिवाइडेड बाय जीपी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे वेट निकालना है, कहाँ पर निकालना है मुझे वेट, इक्वेटर पर, तो मुझे वेट निकालना है, तो मैंने क्या किया, मास, तो मास तो मैंने यहाँ से रख दिया क्योंकि वो तो सेम रहता है, तो मास तो ये रख दिया मैंने, ठीक है। और ग्रेविटी, तो ग्रेविटी एट इक्वेटर, तो ग्रेविटी एट इक्वेटर रख दिया, जीई लिख दिया उसको। तो अब मैंने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया तो मैंने लिखा 4 इंटू जीई डिवाइडेड बाई जीपी, मतलब ग्रेविटी एट इक्वेटर डिवाइडेड बाई ग्रेविटी एट पोल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो ग्रेविटी एट पोल है वो क्या है, ज्यादा है, तो मैंने उसको ज्यादा मान लिया, मान लो 2 है, मान लो हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, तो ये 2 है, और ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या है, कम है, तो वो क्या मान लिया, 1। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी क्या है, ज्यादा है, और ये दूरी क्या है, कम है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। तो ये दूरी ज्यादा है तो जी कम आएगा यहाँ, और ये दूरी कम है तो यहाँ पर जी ज्यादा आएगा, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 1, एक से क्या आएगी, छोटी, जो भी आप इसको सॉल्व करोगे वो एक से क्या आएगा, कम, और एक से कम आएगा मतलब पॉइंट में आएगा, ऐसा कुछ 1.13 कुछ भी आ सकता है। अब उसका यहाँ पर 4 इंटू आप पॉइंट में किसी चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 किलो से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा उसका, 4 किलो से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो उसका दोस्त मना कर देगा, क्योंकि यहाँ तो वो बोलेगा कि मैंने तो 4 किलो लाया था, लेकिन वो बोल देगा कि नहीं ये तो 4 किलो से कम है, तो उसके हिसाब से वो क्या है कि यहाँ पर उसका दोस्त उससे खरीदने से मना कर देगा, ठीक है। अब आ गया समझ में, ये बस यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 4 kg माना था, यहाँ पर 40 मान लिया था, 0 हटा देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उसमें सिंपली बोला गया है कि मान लो आप एक बॉल लें और एक पेपर शीट लें, ठीक है, इस टाइप से, और दोनों को आप ड्रॉप करें, तो जो पेपर शीट है वो जो है उसको टाइम ज्यादा लगता है आने में, और ये जो बॉल है इसको टाइम कम लगता है। मान लो आप एक बिल्डिंग पर गए, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर आपके हाथ में, एक हाथ में बॉल है और एक हाथ में पेपर शीट है, तो जो पेपर शीट है वो जो है नीचे जो आने में उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और जो बॉल है उसको आने में टाइम कम लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ जाती है आपकी एयर, अर्थ पर क्या है, एयर है, ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब क्या, जैसे हवा इस टाइप से ब्लो होगी, ठीक है, तो ये बॉल का तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो ये बॉल क्या है, ऐसे सेम इसी डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन ये पेपर है तो ये बहुत हल्का है, तो ये क्या है, उड़कर यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर उड़कर और यहाँ पर आ जाएगा, तो मतलब ये ऐसे ऐसे चलेगा इस टाइप से, ठीक है। और ये कैसे चलेगी बॉल, सीधे सीधे, तो ये सीधी दूरी चलेगी तो इसको कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ठीक है, और इसको ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा तो इसको ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, और इसको कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा तो इसको कम टाइम लगेगा, इसलिए ये लेट आएगी और ये जल्दी आ जाएगी, ठीक, बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में सिंपल बोला गया है कि जो ग्रेविटी है मून पर वो 1/6 है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर ग्रेविटी है मून पर वो 1/6 है किसकी, अर्थ की, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। अब उन्होंने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, ठीक है, उसका मास उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 10 kg, 10 kg उन्होंने मास दिया है, तो आपको बताना है वेट मून पे, और आपको बताना है वेट अर्थ पर, ठीक है, दो चीज आपको बताना है। अब वेट इक्वल टू क्या आता है, mg,
और यहाँ पर भी वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, लेकिन g में अंतर रहेगा। यहाँ पर अपन अर्थ पर निकाल रहे वेट तो ग्रेविटी किसकी लगेगी, अर्थ की, और यहाँ पर वेट हम मून पर निकाल रहे तो ग्रेविटी किसकी लगेगी, मून की लगेगी। अब सिंपल हमें पता है कि अर्थ पर ग्रेविटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है, ठीक है। इसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं, तो मैं अप्रॉक्स क्या लिख लूंगा कि ग्रेविटी कितनी मान लेता हूं मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं 10। अब अर्थ पर 10 है तो मुझे अर्थ पर मास निकालना है, तो मैं सिंपल निकाल लूंगा यहाँ पर m कितना है 10 kg, ये दिया है 10। ग्रेविटी कितनी है 10, तो 10 × 10 कितना हो गया 100, तो वेट कितना आ गया 100 न्यूटन, ठीक है। वेट कितना आ गया अर्थ पर 100 न्यूटन। अब मुझे कहां पर निकालना है, मून पर वेट निकालना है। तो जो ग्रेविटी है उसका, जो मून पर ग्रेविटी है वो कितना है 1/6, तो मून पर जो ग्रेविटी होगी वो इक्वल टू 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी है 10 का 1/6, मतलब ये कितनी हो जाएगी 6 से इसको डिवाइड कर लो आप, या फिर आप ऐसा ही रहने दो इसको हमने मान लिया ये क्या ग्रेविटी ऑफ मून को हमने मान लिया 1/6 × 10, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम सिंपल। m कितना है 10 इनटू ग्रेविटी ऑफ मून कितना है 1/6 × 10, सॉल्व कर लो इसको, टोटल कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 6, और ये किसमें आ जाएगा न्यूटन। इसको और सिंपलीफाई करना है तो 6 से डिवाइड कर लो, नहीं भी डिवाइड करना है तो ये लिख सकते हैं। तो जो वेट हो जाएगा मून पे वो हो जाएगा 100/6 न्यूटन, और वेट ऑन अर्थ हो जाएगा 100 न्यूटन, ठीक, सिंपल। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। और हमारे यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरे लोगों से शेयर करना है, ताकि जितने भी हमारे वीडियो हैं वो सभी लोगों तक पहुंच पाए और आपके पास भी नोटिफिकेशन आ सके, इसलिए आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। Okay, thank you guys. We will come soon.